नमस्कार, डीजे विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। कोरोना की महामारी के चलते पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था डावाडोल हो चुकी है। आर्थिक रूप से जो देश दुनिया के सबसे ताकतवर देश माने जाते थे वो भी घुटनों के बल आ गए हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में हालात और खराब हैं। जो दुनिया पहले से ही आर्थिक मंदी, आर्थिक सुस्ती से जूझ रही थी, कोरोना ने मानो उसकी कमर तोड़ दी है। सिर्फ अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सर्विस सेक्टर अप्रैल माह में अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत यह है कि इतिहास में सबसे बड़ी गिरावट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दर्ज की गई है। शेयर बाजार की हालत तो पिछले कुछ महीनों से बहुत खराब चली रही है। जहां तक जीडीपी का प्रश्न है, अब कोई ये सवाल नहीं कर रहा कि जीडीपी क्या होगी। कभी दावे करते थे हम कि हमारी जीडीपी 8% तक जाएगी, लेकिन अब हालत ये है कि हम शायद 4% के आसपास भी नहीं रह पाएंगे। उद्योगपतियों की, उद्योगों में काम करने वाले कामगारों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। लॉकडाउन के चलते उद्योग धंधे बंद हैं, कामकाज बंद है। उद्योगपति की परेशानी यह है कि वो ना तो रो पा रहा है और ना मदद मांग पा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर उद्योगपति का लेबल चस्पा है। उद्योगपति अपने मजदूरों को, अपने कर्मचारियों को मार्च की तनख्वाह दे चुके थे। अब उन पर यह दबाव डाला जा रहा है कि वे अप्रैल की तनख्वाह दें। बिजली के बिल पूरे आ रहे हैं, खर्चा पूरा है, किराएदार किराया छोड़ने को तैयार नहीं है, पूंजीपति ब्याज छोड़ने को तैयार नहीं है, और बैंक से जिस तरह की सुविधा और राहत मिलनी चाहिए थी वैसी भी नहीं मिल रही है। किस्तें बराबर आ रही हैं और किस्तें जो नहीं भर पाए हैं उनको बराबर तकादे के SMS पहुंच रहे हैं कि आपकी किस्त, आपका इंस्टॉलमेंट ड्यू हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा की थी कि इंस्टॉलमेंट नहीं लिए जाएंगे। जो आपका कटता है वो रेगुलर, जो आपके अकाउंट्स में से पैसा कट जाता है, डिडक्ट हो जाता है, वो नहीं काटा जाएगा। क्रेडिट कार्ड में भी रिलैक्सेशन दिया जाएगा, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर किसी बैंक ने भी ऐसा नहीं किया है। लोगों के खातों से बाकायदा डिडक्शन हुआ है। ये सही है कि ये वैश्विक महामारी है, ये सही है कि वैश्विक मंदी है, ये सही है कि हम पूरी दुनिया के साथ साथ भारत भी इस आपदा से रूबरू है। लेकिन सरकार के स्तर पर उद्योग धंधों को, उद्योगपतियों को और उसमें काम करने वाले लोगों को कैसे राहत दी जाए, इसके बारे में अभी कोई ब्लूप्रिंट सामने नहीं है, उसकी कोई पिक्चर भी सामने नहीं है। अभी तो यही पता नहीं है कि लॉकडाउन जब खत्म होगा तो देश और देश का उद्योग जगत इस महामारी से कैसे सामना करेगा, इस महामारी से उत्पन्न जो परिस्थितियां हुई हैं उनसे कैसे रूबरू होगा, उनका कैसा मुकाबला करेगा। क्योंकि अभी हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास अभी कोई मैप नहीं है। एक अंधेरी सुरंग में पूरा देश गुजर रहा है और हमें नहीं पता कि आने वाले 6 महीने में हमारी अर्थव्यवस्था किस जगह पर हो। इन्हीं तमाम चिंताओं के मद्देनजर, इन्हीं तमाम शंकाओं और आशंकाओं के मद्देनजर हमारी तलाश कोशिश करेंगे एक बड़े औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष से बात करके कि इस अंधेरी सुरंग में क्या रास्ता हो सकता है, जुगनू कहाँ मिल सकते हैं और हम इससे कैसे, इस दलदल से कैसे बाहर आ सकते हैं। मैं स्वागत कर रहा हूँ डॉक्टर गौतम कोठारी का। बड़े उद्योगपति हैं, पीथमपुर औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष हैं, उद्योग धंधे की बारीकियों को समझते हैं, सरकारी की बहुत सारी फोरम, बहुत सारी एजेंसियों में काम कर चुके हैं और उन्हें पता है कि इस अंधेरी सुरंग से निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। गौतम कोठारी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरी एक लंबी प्रस्तावना ने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया। मैं चाहूंगा कि बगैर सवाल के आप बताएं कि अब हालात क्या हैं। ये किसी से नहीं छिपा है कि हालात बहुत बुरे हैं और जिन परिस्थितियों में लॉकडाउन के रहते हुए जो ज़रूरी सामान के उद्योग थे, जैसे दवाइयाँ हैं या फूड इंडस्ट्री है या पैकेजिंग है, इन इंडस्ट्रीज़ को चालू रखने की कोशिश लॉकडाउन के तुरंत बाद से कर ली गई थी।
पीतमपुर में लगभग 80 उद्योग ऐसे थे जो दवाइयों की जो फैक्ट्रियां थी, कुछ पैकेजिंग थी, कुछ फूड इंडस्ट्रीज थी, वो चल रही, लेकिन उनका चलना नहीं चलना लगभग ना के बराबर इसलिए है कि 20 से 30% कैपेसिटी पे चलना किसी उद्योग के लिए अनवाइबल होता है, मजबूरी है, इसलिए चलाई जा रही है। श्रमिकों के लिए रेस्ट्रिक्शन है कि 30% 40% से ज़्यादा श्रमिक नहीं बुलाए जा सकते। ये भी रेस्ट्रिक्शन है कि इंदौर से पीतमपुर यहाँ से वर्कर्स को नहीं ले जाया जा सकता। तो स्किल्ड वर्कर यहाँ हैं, सुपरविजरी स्टाफ यहाँ है, मजदूर वहाँ हैं। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन की स्थिति नहीं बन पा रही है। अभी लगभग 400 इंडस्ट्रीज को परमिशन दे दी गई है, लेकिन उनमें से अधिकांशतः इंडस्ट्री चालू ही नहीं हुई है। अभी तो वो मेंटेनेंस स्तर पर है, कहीं झाड़ू पोछे ही लग रहे हैं और सब इस ऊहापोह में है कि इसे कैसे चालू करें। जो लॉकडाउन है वो अभी तुरंत खत्म होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, और जिस दिन ख़त्म भी हो जाएगा, अगर मान लीजिए मई के एंड में या जून फर्स्ट सेकंड वीक तक, तो भी इसको पटरी पर लाना लगभग 6 महीना और समय लेगा। आधे से ज़्यादा श्रमिक जा चुके हैं। मैक्सिमम श्रमिक दूसरे प्रांतों से और दूसरे ज़िलों से आए हुए पीथमपुर में काम करते थे। वही स्थिति कमोबेश हर जगह है, और ये सब श्रमिक जा चुके हैं, और जो जा चुके हैं वो बहुत डर करके घबरा करके गए हैं, और जो नहीं जा पाए वो भी जाने की कोशिश में, कवायद में कहीं ना कहीं सीमाओं पे रुके पड़े हुए हैं। नहीं गए हैं वो सीमाओं पे या रुके हुए हैं या अपने घर में दुबके हुए हैं, वो भी कारखाने में आना नहीं चाहते डर के मारे। वो कुछ लोगों को ये गलतफहमी भी डाल दी गई है कि आप जाओ या न जाओ आपको तनख्वाह मिलेगी। तो कुछ ऐसी गलतफहमी में भी हैं कि नहीं, गलतफहमी क्या, मोदी जी ने तो कहा था कि आप श्रमिकों की तनख्वाह नहीं काटें, आपके घर में काम करने वालों की तनख्वाह नहीं काटें, बल्कि और कोई मोहल्ले में कोई अगर उसके घर नहीं चलता हो तो आप चलाएं। ये मोदी जी ने कहा है। हाँ, गलतफहमी नहीं है। नहीं, ये है, लेकिन ये भी यानी लोगों को यानी श्रमिकों के दिमाग में ये भर दिया गया है। दूसरा, कई ऐसी संस्थाएं हैं, उद्योग हैं जो बहुत मदद भी कर रही हैं। जगह जगह राशन बंट रहे हैं, जगह जगह पैसा बंट रहा है, सरकार की तरफ से भी पैसा खातों में डल रहा है। तो एक विचित्र संस्कृति पैदा हो गई है काम नहीं करने की। एक तरफ डर के मारे काम की इच्छा नहीं है, दूसरी तरफ काम नहीं करने की संस्कृति। मुफ्त में मिल रहा है तो फिर काम करने की जरूरत क्या है? जरूरत नहीं। बल्कि कुछ लोगों का तो ये भी कहना मतलब है कि जो आवश्यकता से अधिक उनके पास जमा हो चुका है, क्योंकि एक दिन में कई कई संस्थाएं पहुंच के मदद कर रही हैं। ये ऐसी स्थिति बनी है कहीं कहीं पर, और विशेष करके हमारे जैसे क्षेत्र में जहाँ उद्योग हैं, जहाँ पूंजीपति ज़्यादा है और जहाँ ऐसे सोशल संस्थाएं, इंदौर तो विशेष रूप से सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बहुत आगे रहा है, और हर स्थिति में लोग तैयार रहते हैं। मेरे पास स्वयं के पास फ़ोन आते हैं कि भाई कहीं कोई श्रमिक बस्तियों में मदद करनी हो तो आप बताइए, तो हम करना चाहते हैं। तो ये हमारा देश है, और इससे ये जरूर है, बेहतर है कि संवेदनशीलता है, लोग एक दूसरे की। लेकिन इससे उद्योग को ये नुकसान हो रहा है कि लोग काम नहीं करना चाह रहे हैं। इसका दूसरा पक्ष ये है कि काम नहीं करने की जो प्रवृत्ति बढ़ रही है, वो प्रवृत्ति देश के लिए खराब है। मैं वास्तव में इस संकट के समय को भारत के लिए एक बहुत बड़ी संभावना और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देख रहा हूँ। यदि इस समय अगर हमारे उद्योगों को सही दिशा दे दी जाए, सही सहयोग दे दिया जाए, सरकार सही नीति बनाए। क्या सही सहयोग, सही दिशा और सही सहयोग को मैं चाहूंगा आप स्पष्ट। मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जो वर्किंग कैपिटल है वो पूरी जाम हो गई है। जो अचानक लॉकडाउन होने से जो पैसा उद्योग में आना था वो आ नहीं रहा है, जो रॉ मटेरियल आया था वो कन्वर्ट नहीं हुआ और ना वो बिका है। तो एकदम लॉकडाउन में इंडस्ट्री का लॉकडाउन हो गया है। बिल्कुल। अब उसको मूवमेंट देना है, तो उसको मूवमेंट देने के लिए निश्चित रूप से थोड़ी लिक्विडिटी चाहिए, और वो लिक्विडिटी जो प्रेजेंट
स्थिति है, जैसा मोदी जी ने कहा कि 3 महीने तक कुछ नहीं देना है आपको और वो फ्रीज कर दिया जाएगा, बाद में आगे उसका भुगतान बैंक और उद्योगों के बीच में तय होगा, लेकिन ऐसी ही व्यवस्था 1 साल तक देनी पड़ेगी। नहीं सर, मुझे तो ये भी शिकायत मिली कि डिडक्शन हो रहा है क्रेडिट कार्ड की भी ले ली, जो रेगुलर आपके इंस्टॉलमेंट जाते थे वो रेगुलर इंस्टॉलमेंट कट गए आपके वो खाते हो रहे हैं। में। अब जिसके खाते में पैसे ही नहीं उसकी बात अलग है, लेकिन जिसके खाते में पैसे नहीं है उसकी सिविल रिपोर्ट बिगड़ रही है और उसको फर्दर पैसा लेने में तकलीफ आएगी। और यहाँ जो बैंकों की हमारे यहाँ स्थिति, पिछले 2-3 साल में बैंकों की हालत ख़राब हुई है, इकोनॉमी वैसे ही स्लो डाउन में थी और बैंकों की इस खराब हालत के साथ साथ उनकी अलर्टनेस बढ़ गई और वो अलर्टनेस बढ़ने से वो इतने अलर्ट हो गए हैं कि वो अभी किसी भी प्रकार से किसी भी उद्योग को, अच्छे से अच्छे उद्योग को भी शक की निगाह से देखते हैं कि ये पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, सेफ है या नहीं है। तो क्या मदद की आप जिक्र कर रहे थे, एक तो मदद ये होना चाहिए कि बैंकों से आप राहत चाह रहे हैं, पैकेज चाह रहे हैं कि बैंक आपको ऋण उपलब्ध करा दे। बैंक गवर्नमेंट, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा रोल है। वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाए कि बैंकों को उनके पैसे की थोड़ी सिक्योरिटी नजर आए ताकि वो पैसे को आराम से बांट सकें। हो सकता है इसमें 10-20 हज़ार करोड़ रुपया सरकार का डूब सकता है, लेकिन सरकार को इस समय 10-20 हज़ार करोड़ की रिस्क इसलिए नहीं लेना चाहिए कि अब तक लगभग 15 लाख करोड़ व्यवसाय उद्योग जो है वो खो चुके हैं और आने वाले समय में प्रतिदिन 40,000 करोड़ का बिजनेस लॉस हो रहा है हिंदुस्तान में। तो इतनी बड़ी हानि को 10-20-30 हज़ार करोड़ रुपए के घाटे से नहीं आंकना चाहिए और सरकार को, बैंकों को मोबिलाइज करना चाहिए, वो उनको प्रेशराइज करना चाहिए कि हम तुम्हारे बैक में हैं और हम तुम्हारे को गारंटी कर रहे हैं कि ऐसे ऋण जो आपने पूरी सद्भावना पूर्वक इंडस्ट्रीज को मदद के लिए दिए हैं वो ऋण की सुरक्षा सरकार की डॉक्टर कोठारी, एक समस्या ये भी आ रही है, मुझे बहुत सारे उद्योगपतियों ने शिकायत करी कि बिजली के बिल वैसे के वैसे ही आ रहे हैं। बिल्कुल, जबकि हमने तो फैक्ट्री चलाई नहीं, एक दिन भी फैक्ट्री नहीं खुली, आपने खुद ने लॉकडाउन कर रखा था, हम फैक्ट्री गए नहीं, हम घर में बंद है, कर्फ्यू है, कंटोनमेंट इलाकों में हम रहते हैं, उसके बाद हमारे पास वैसा का वैसे ही बिल आ गया, कैसे भरेंगे? कम से कम ये तो छूट मिलना चाहिए। ये छूट जैसे गुजरात सरकार ने इसकी छूट दे दी कि उनने कहा जितना यूनिट कंज्यूम हुआ है उतना ही पैसा देना है, नो मिनिमम चार्ज, नो फिक्स चार्ज। तो ये स्थिति हमने यहाँ पे भी मांग की थी। देश के कई राज्यों में ये स्थिति उत्पन्न हुई है और मार्च में तो फिर भी 5-7-10 दिन चली होगी फैक्ट्री। अप्रैल में तो कर्फ्यू लगा था, उसके पहले तक चली, 20 मार्च तक चली फैक्ट्रियां। नहीं, बिलिंग साइकिल जो होता है मार्च में अलग अलग डेट से होती है, तो 1 से लेके 11-12 तारीख तक होती है, तो उस बिलिंग साइकिल में, लेकिन अप्रैल में तो चली ही नहीं फैक्ट्री। तो अब जो है वो नील जहाँ कंजम्पशन है वहाँ पर मिनिमम कंजम्पशन के बिल आ रहे हैं। और मजे की बात तो यहाँ तब हुई है जब अप्रैल महीने का जो बिल भेजा जा रहा है वो पिछले साल 2019 के अप्रैल में जो बिल, जो यूनिट कंजम्पशन था उसके आधार पर भेजा जा रहा है। फैक्ट्री चल रही होगी, फैक्ट्रियाँ पूरी चल रही थी, तो वो मिनिमम के बजाय मिनिमम से डबल भी कहीं कहीं लोगों को बिल आ गए हैं। तो ये गलत तरीका है। इस समय इस बारे में मध्य प्रदेश का विद्युत मंडल और मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री क्या कहते हैं, उनका क्या फोकस? नहीं, अभी तक वो मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंची नहीं है क्योंकि बिल कल ही आना शुरू हुए, तो मुख्यमंत्री तक तो ये बात पहुंची नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि लॉकडाउन में मुख्यमंत्री जी से कोई प्रॉपर कम्युनिकेशन हो नहीं रहा है। हम ईमेल भेजते हैं, हमारे पास कोई जवाब तो आता नहीं, तो ये मालूम नहीं पड़ता या ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे मालूम पड़े कि मुख्यमंत्री जी तक ये बात सही में पहुंची है कि नहीं पहुंची है। तो मैं कह रहा था ये अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी में ये तो एक रेवेन्यू पार्ट जो हुआ, जहाँ पर फंडिंग की बात हुई, वो तो है ही। अभी पूरी दुनिया में सप्लाई चेन टूटी हुई है, हर जगह कुछ ना कुछ नया जाने की ज़रूरत है। आज जैसे हमारे यहाँ की जो कपड़ा मिले हैं उन्हें पीपीई किट बनाने शुरू कर दी और खूब संख्या में बना रहे हैं और खूब संख्या में बिक रहे हैं। आज जो कोरोना ने स्थिति पैदा की है उस स्थिति ने नए नए उत्पादों की ज़रूरत पैदा कर दी है और वो नए नए उत्पाद अभी दुनिया में हर जगह मांग में है। अगर उद्योग ऐसे उत्पादों को
आइडेंटिफाई करके महिंद्रा ने, रिलायंस ने, टाटा ने वेंटिलेटर बनाए। और बहुत आश्चर्य होगा कि महिंद्रा कंपनी तो जो है वो 10 से 15 हज़ार रुपए का वेंटिलेटर बना के दे रही, जो 2.5 से 3 लाख में बनता था। वही बात है कि जो दुनिया में जो चीजें जिस कीमत में बन रही है वो आज यहाँ हिंदुस्तान में बहुत कम कीमत में बन सकती है। और ये हम पहले इसलिए नहीं बनाते थे कि उनकी मांग बहुत सीमित होती थी, लेकिन आज तो उन्हीं चीज़ों की मांग असीमित हो गई है। और इन परिस्थितियों को देखते हुए इसमें सरकार को भी चाहिए कि वो कोठारी साहब टैक्स का क्या करेंगे? जीएसटी की भी डिमांड निकलने वाली थी, निकली हुई है, बहुत लोगों जीएसटी नहीं बना, सर्वे बना हुआ है, टैक्स का टेरर तो चल ही रहा है, पिछले कई दिनों से टैक्स टेररिज्म है ही भारत में। इन स्थितियों में उद्योगपति क्या सोच रहे हैं, उनके ऊपर क्या दबाव है, क्या परेशानी? उद्योगपतियों की मांग ये है कि ये जो टैक्स है इसको हम वेव करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं डिफर कर दीजिए। हम ये बोझ इकट्ठा नहीं उठा सकते, हमें साल, 1.5 साल, 2 साल का टाइम दीजिए जिसमें हम थोड़ा करके इसकी भरपाई कर सकें। हम किसी प्रकार की छूट की बात नहीं कर रहे हैं, सहयोग यही चाह रहे हैं कि हर चीज में डिफरमेंट हो। लेकिन सरकार अगर आपने टैक्स आपको डिफर कर देगी, सरकार टैक्स नहीं वसूलेगी, तो सरकार को जो कोरोना से निपटने के लिए जो संसाधन चाहिए वो कैसे लाएगी? सरकार का भी तो खजाना खाली है। सरकार का खजाना खाली जरूर है, लेकिन सरकार बहुत सक्षम होती है। हमारी जो इकोनॉमी है वो 300 लाख करोड़ की इकोनॉमी है, कोई छोटी मोटी इकोनॉमी नहीं है। $3 ट्रिलियन की, जिसको हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का स्वप्न सजोए हुए हैं। तो 300 लाख करोड़ रुपए की इस इकोनॉमी में अगर हम 10-20 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था नहीं कर सकते तो हम कैसे 500 लाख करोड़ पे पहुंचेंगे? निश्चित रूप से सरकार ये व्यवस्था कर सकती है, उनको अपने वित्तीय विशेषज्ञों को बिठाना चाहिए। और अभी इस समय में दुनिया के जो वर्ल्ड बैंक है, एडीबी है, आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जिनमें अंडर फाइनेंसिंग अभी अप्रैल में लिया है, 1 बिलियन का कर्जा लिया है। हाँ, तो अभी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं आपके जो दुनिया की बैंकों से फाइनेंस कराए जा सकते हैं, जरूर, जिनमें हमने अभी तक फाइनेंस नहीं लिया, जो अंडर फाइनेंस है। सर्विस सेक्टर खराब हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खराब हो रहा है, और वित्त मंत्रालय या वित्त मंत्री का भी कहीं ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि वित्त मंत्रालय को कोरोना से निपटने के लिए कोई ब्लूप्रिंट लेकर आया। निश्चित रूप से ऐसा कोई। आपको क्या लगता है क्या ब्लूप्रिंट आना चाहिए इस महामारी से निपटने का, जिससे कि उद्योगों को राहत मिले, और उद्योगों को राहत मिलेगी तो कामगारों को राहत मिलेगी, काम मिलेगा लोगों को? मेरा मानना यह है कि कम से कम 20 लाख, अभी ये 1 लाख करोड़ का पैकेज वो बनाया और रिजर्व बैंक ने दिया, फिर सरकार ने 60-65 हज़ार करोड़ का पैकेज बनाया स्मॉल स्केल, और उनके लिए ये बहुत कम है, ये ऊँट की मील में जीरा है। जो लॉसेस इंडस्ट्रीज को हुए हैं, जो व्यवसाय क्षेत्र में हुआ है, वो करीब 20 लाख करोड़ रुपए तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा। तो सरकार को 20 लाख करोड़ का पैकेज बनाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 20 लाख करोड़ रुपए नगद खर्च करना चाहिए। ये पैकेज होता है, पैकेज इंसेंटिव वाइज होता है। जैसे कोई इंसेंटिव सरकार ने दिया, निर्यात पे ही दिया मान लीजिए, तो जो निर्यात पर दिया उस इंसेंटिव से एक तरफ निर्यात अगर बढ़ता है और सरकार उसमें इंसेंटिव देती है तो उद्योग को भी बेनिफिट मिलता है और उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट सरकार को मिलता है। तो इंसेंटिव से इकोनॉमी को एक बार वापस जमीन पे लाना, चलाना है, और वो चलाने से जब इकोनॉमी चलेगी तो फिर सरकार के भी चक्र चलेगा और उनके भी रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगी। तो सरकार को अभी ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे उद्योगों के पहिए चले, व्यापार व्यवसाय चले, और उस व्यापार व्यवसाय से जो जनरेशन होगा उस जनरेशन से इनडायरेक्टली सरकार को उसका टैक्सेस का बेनिफिट मिले। मजदूरों की मजदूरी की बात है, कहा जा रहा है, जैसा आपने भी कहा, मोदी जी ने तो स्पष्ट कहा कि मजदूरी देना पड़ेगी, किसी की मजदूरी ना काटने। हालांकि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह में कटौती की है और डीए भी घटा दिया, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि आपको मजदूर को मजदूरी देना है। मोटे तौर पर पीतमपुर में जितनी फैक्ट्रियां हैं, एक महीने में मोटे तौर पर एक मोटा आकलन कितने करोड़ रुपए की मजदूरी बढ़ती होगी एक महीने में? एक महीने में कम से कम 1600 करोड़ रुपए की मजदूरी बढ़ती है। क्या अप्रैल महीने की मजदूरी मजदूरों को 1600 करोड़ देने की स्थिति में नहीं, कदापि नहीं है। और इसके लिए दूसरी और एक शर्त रख दी है, किसी को आप निकाल नहीं सकते।
तो जब किसी को निकाल नहीं सकते और आप एक तरफ कह रहे हो कि 30% कर्मचारियों से काम लीजिए, 50% कर्मचारियों से काम लीजिए, 12 घंटे की शिफ्ट लगाइए, तो 12 घंटे की शिफ्ट लगाएंगे तो आदमियों की रिक्वायरमेंट तो और कम हो जाएगी। जो 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट होती थी वो अगर 2 शिफ्ट कर दी जाए तो रिक्वायरमेंट कम होगी। एक तरीके से वो सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से ठीक है, लेकिन आदमी श्रमिकों की तो रिक्वायरमेंट कम होगी। तो अभी जो स्थिति बन रही है उसमें प्राय मैं तो ये इंडस्ट्रीज जानना चाह रहा हूँ कि मार्च की तनख्वाह दोगे कि नहीं दोगे आप? मार्च की दे श्रमिकों को? चुके। नहीं, मार्च की तो दे चुके, अप्रैल की तनख्वाह आप दोगे कि नहीं अप्रैल की दोगे? तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन अभी उद्योगों का मन यही बना है और आज सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी। उद्योग 50% सैलरी प्लस डीए ये देने का मन बना चुके हैं, क्योंकि लॉकडाउन पीरियड में जब मजदूर घर से बाहर निकला ही नहीं है तो उसकी जो ज़रूरतें हैं वो भी अधूरी रहेंगी, आधी से कम रही होंगी। तो उसको सस्टेनेबल अमाउंट मिले, वो अपना जीवन चला निर्वाह कर सके, वो उसकी बात तक सही है। तो हम उसको 50% तनख्वाह और डीए देने की बात कर रहे हैं। और शेष अमाउंट के लिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है। सुप्रीम कोर्ट में जब मामला निर्णय आता है उस निर्णय के हिसाब से जो भी निर्णय क्या होगा। उद्योगपति सुप्रीम कोर्ट चले गए इस मामले को हाँ, लेकर? ऑलरेडी इस मांग पे गए और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला सुप्रीम कोर्ट सब तो जुडिस है। कई बार ये कह चुकी है कि नो वर्क नो पे। ये कही हुई है, लेकिन यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में सरकार को बहुत सारी अपनी बाह्य जो मिल जाती है व्यवस्थाएं, शक्तियां मिल जाती हैं। तो वो अतिरिक्त शक्तियां जो हैं उसका डिफाइन करेगा सुप्रीम कोर्ट। हम तो ये मानते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट में सरकार को अपने सरकारी कामों में शक्तियां विस्तारित होती है, लेकिन निजी क्षेत्र में उनकी शक्तियां विस्तार नहीं होती। और इस डिजास्टर में पीड़ित तो आप भी हैं। हाँ, और उसमें पीड़ित निश्चित रूप से पीड़ित नहीं, उद्योगपति भी पीड़ित हैं। सभी पीड़ित हैं और वो सभी वर्ग पीड़ित हैं और सभी के परस्पर एक दूसरे की कल्याण से ही सभी का कल्याण है, सभी का एक दूसरे के प्रति सद्भावना से ही सद्भावना है। तो अभी आप जैसे कह रहे हैं कि वित्त मंत्रालय से कोई बहुत बड़ा इसके लिए ब्लूप्रिंट नहीं आया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की अगर मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश सरकार से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? और उस उम्मीदों पर अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार में जब से शिवराज सिंह आए हैं किसानों की बात तो कर रहे हैं और किसानों खरीदी की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन उद्योग धंधों के लिए मध्य प्रदेश सरकार क्या कर रही है? अभी तक मध्य प्रदेश सरकार ने बातें की है, उसमें एक बात ये कही है कि वो नई उद्योग नीति लाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, लेबर लॉज में बहुत सारे परिवर्तन वो करने जा रहे हैं ताकि वो लेबर लॉज जो हैं वो थोड़े से लीनियंट हो सकें और जो नियोक्ता है उनको अधिक व्यवस्थाएं मिल सकें। वो हायर एंड फायर की दृष्टि से कि जो काम करेगा वो रहेगा, जो काम नहीं करेगा नहीं रहेगा। अब ये सारी जो दृष्टि है मध्य प्रदेश सरकार की, वो दृष्टि है विदेशों में, चाइना में जो विदेशों का पैसा लगा है और वो उद्योग जो शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उन उद्योगों को देश में लाने के लिए और देश में भी प्रदेश में पहले लाने के लिए इस सरकार की दृष्टि है। और उस दृष्टि से ये बहुत सारे परिवर्तन करना चाह रहे हैं और नई उद्योग नीति भी उसी दृष्टि से आने वाली है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी तो सबसे बड़ी प्राथमिकता जो उद्योग यहाँ हैं उन उद्योगों को बचाने की है, उन उद्योगों को संवारने की है। और खासकर सर जो छोटे उद्योग धंधे, स्मॉल निश्चित स्केल रूप से। इंडस्ट्रीज है, लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, ये सबसे ज्यादा तो इनके ऊपर मार पड़ी है। ये लगभग बंद हो गए, पहले से ही इनकी हालत खराब थी। आप बड़े उद्योगपतियों के लिए, टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी के लिए तो आप कारपेट बिछाते हैं, रेड कारपेट। स्वयं मुख्यमंत्री उनकी कार का दरवाजा खोलने के लिए खड़े रहते हैं, स्वागत करते हैं। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मीट हुए, कमलनाथ जी भी जो है लंच दे रहे थे, डिनर दे रहे थे, सब होता है। लेकिन जो छोटा उद्योगपति है ना, जो लघु उद्योग चलाता है, मिनिमम मध्यम वर्गीय का उद्योग चलाता है, जिसके यहाँ 100 मजदूर, 50 मजदूर, 60 मजदूर काम करते हैं, उसके ऊपर किसी की निगाह करम नहीं है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस कोविड के बाद जो सबसे बड़ी समस्या उभरने वाली है वो है रोजगार की। ऑलरेडी बेरोजगारी चरम पर थी, हम ये बात तो जानते हैं। कल जो रिपोर्ट आई है उसमें हम अपने इतिहास के सबसे 17% से ऊपर की बेरोजगारी में आ गए हैं। अप्रैल महीने में 17% लोग बेरोजगार हुए। पहले आंकड़े आए कि 45 साल के इतिहास में सर्वाधिक बेरोजगारी के। अब जो आंकड़े आ रहे हैं तो अब सामने दिख रहा है कि करीब करीब 10 से 12 करोड़ लोग इस कोविड-19 के बाद
बेरोजगार होंगे। और वो बेरोजगारी ज़्यादा इसलिए बढ़ेगी क्योंकि छोटे छोटे उद्योग जो ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार देते हैं वो ज़्यादा समाप्त होंगे। और अभी ये मान करके चलिए कि जो 25 लाख स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ हिंदुस्तान में है, उस 25 लाख इंडस्ट्रीज़ में कितनी संख्या में, लाखों की संख्या में लॉकडाउन आप कह सकते हैं, लॉकआउट होगा, बंद होंगे और निश्चित रूप से, और काफ़ी में छटनी होगी क्योंकि उतना काम नहीं रहेगा। तो निश्चित रूप से हर कोई चाहेगा कि मेरे यहाँ कम से कम आदमी से काम कराऊं। तो ये जो स्थितियाँ बनेगी, उस स्थिति को, उससे हमारी सोशल स्थिति भी सरकार को संभालनी होगी। ये और आनी है अर्थशास्त्र की दृष्टि से, क्योंकि आप अर्थशास्त्र को समझते हैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि लोगों को पता है कि अब इनकम की कोई बहुत ज़्यादा व्यवस्था होनी नहीं, तो लोग अब कम खर्चे में जीना करेंगे, कम खर्चे में जीना सीख रहे हैं और सीख भी लिया है लोगों ने इस लॉकडाउन में। तो जब कम खर्चे होंगे तो मांग नहीं होगी, और जब मांग नहीं होगी तो उसका बहुत बड़ा व्यापक पैमाने पर उसका असर उद्योग धंधों पे पड़ेगा और रोजगार पर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? ये तो बहुत सीधी सी अब दिखती हुई बात है और हर आदमी इस बात को महसूस करने लगा कि फालतू अब बड़ी गाड़ी लेकर के क्या मतलब, जब छोटी गाड़ी में आदमी चल सकता है, या स्कूटर से जब काम चलता है तो फिर कार में क्यों चले। ये सब चिंतन का अवसर इस कोरोना ने दे दिया है। और ये जो हमारी इकोनॉमी है वो उपभोग से चलती है। इकोनॉमी जो है संयम से नहीं चल सकती। अगर हम सोचें कि हम संयम से जीवन जिएंगे और इकोनॉमी चले, का था या हमारी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का जो नियम है, तो वो अर्थव्यवस्था नहीं चलती, उससे अर्थव्यवस्था नहीं चलती। और जिस स्टेज पर हम हैं वहाँ हम पीछे पैर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हमारे उद्योग धंधों को नष्ट करके, रोजगार को नष्ट करके और दुनिया को संयम का संदेश दें। ये तो अब हो नहीं सकता क्योंकि हम इतने आगे बढ़ गए हैं। तो जहाँ हैं वहाँ तक भी वापस रहने के लिए बाजार को जिंदा रखना पड़ेगा, और बाजार को जिंदा रखने के लिए हमें विकल्प देने होंगे। जब ये बात उठेगी कि बड़ी गाड़ी नहीं चाहिए तो छोटी गाड़ी का विकल्प हो उसके पास में हो, छोटी गाड़ी के साथ में कुछ और विकल्प उसको दिया जाए। तो ये सब चीज़ें हमें सोचनी पड़ेगी। आज कोरोना ने दुनिया में मांग में परिवर्तन कर दिया है, तो उस परिवर्तित मांग के हिसाब से अगर उत्पादन को ले जाया जाएगा। डॉक्टर कोठारी, बहुत कम समय बचा है, आखिरी सवाल बहुत जल्दी 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहूंगा कि अब कोरोना के लॉकआउट के बाद आप भारत के उद्योग का क्या भविष्य देख रहे हैं, जीडीपी का क्या भविष्य देख रहे हैं, हमारी इकोनॉमी, हमारी अर्थव्यवस्था को आप किस तरह से देख पा रहे हैं? ये बात तो सरकार ने मान ली है कि जीडीपी अभी निगेटिव है और इस साल के अंत तक जीडीपी सरकार की ही जो दृष्टि में 2% तक रहेगी। और मेरा ये मानना है कि 2% जो है 2011 में इनने जो बेस ईयर चेंज किया था उस हिसाब से जीडीपी शून्य या निगेटिव जा सकती है। तो ये साल तो बहुत बुरा साल है और इस बुरे साल में अब सरकार की परीक्षा की घड़ी है और इसको सरकार ही डील कर सकती है, दूसरा कोई डील नहीं कर सकता। सरकार जितनी बेहतर नीतियां अपनाएगी, जितने बेहतर तरीके अपनाएगी, उतना ही इसका सुधार संभव हो पाएगा और अर्थव्यवस्था को पटरी में लाने में आसानी होगी। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौतम कोठारी। आप देख रहे थे डॉक्टर गौतम कोठारी को जो बता रहे थे कि अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब स्थिति में है और सरकार ही इस अर्थव्यवस्था को संभाल सकती है। अगर हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की कोशिश में हैं तो जाहिर है हमको अभी कुछ पैसा उद्योग धंधों के लिए डालना होगा। 20 लाख करोड़ के करीब हमको खर्च करना पड़ेगा। हमें उद्योगपतियों के हाथों में कुछ लिक्विडिटी यानी तरलता देनी होगी। जब तक नगद पैसा लोगों के हाथों में नहीं होगा अर्थव्यवस्था को गति नहीं दी जा सकती। ये बात सही है कि बहुत ही खराब दृश्य भी हमारे सामने उपस्थित हो रहे हैं अर्थव्यवस्था के, लेकिन भारतीय पहले भी इस तरह के दृश्यों से रूबरू होते रहे हैं। हम पहले भी खराब अर्थव्यवस्था से जूझते रहे हैं और हम में वो वास्ता है, हम में वो दम है कि कुछ तो बात है हम में जो हमारी हस्ती मिटती नहीं है। देखते रहिए डिजाइन न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।